Yes, hello dear students, how are you? I hope you all are fine. So, स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि सैम्पल पेपर 4 की डिस्कशंस हो रही है और इसके लेक्चर्स 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो 20 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 20 तक, बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी थे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया था। तो आज जो है वो हम लोग 21 से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, आपके पास क्वेश्चंस होगा एंड आपको सॉल्व करने होंगे एंड एग्जैक्टली आंसर्स क्या होंगे वो मुझे बताना, ठीक है। तो लेक्चर 2 है और एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। जो बच्चे सैंपल पेपर्स को अच्छे तरीके से डिस्कस मैं कराते जा रहा हूं और उनकी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, तो उन सारे की एक कलेक्शन होनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस हों, लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक जगह पे नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 21। इसमें अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। सेक्शन बी का क्वेश्चन, 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल्स टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एग्जैक्टली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बस उसका क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम लोग इसे लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 49 एंड 51 100, तो 100x प्लस, आप लोग शुरू हो जाओ, आप लोग सॉल्व करते जाओ, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो और आंसर्स पे आप जाओ, उसके बाद वीडियो को ओपन करना, पॉज रखो, उसके बाद रिज्यूम करना, ताकि देखना कि आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच कर रही है नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1000। तो यहां से अगर हम लोग 100 कॉमन लें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्लियर। अब क्या करेंगे ना, 1 माइनस टू, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 प्लस 2 किया। अब यहाँ पे मैं 2 माइनस 1 करूँ, 2 माइनस 1 करूँ, 2 माइनस 1 करूँ तो कितना हो जाएगा, या 1 माइनस 2 ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस 2 ही करो ना, 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 करने पे 49x माइनस 51x, तो कितना हो जाएगा -2x, और ये कितना हो जाएगा +2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अगर मैं कॉमन ले लूं -2 को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x माइनस वाई दैट विल बी इक्वल्स टू -2 माइनस टू कैंसल, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर, इसे 3 मान लो और इसे 4 मान लो। अब क्या, x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई 1, कितना हो जाएगा x की वैल्यू बताओ। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 2x इक्वल्स टू 11, तो x इक्वल्स टू 11/2 और y की वैल्यू हो जाएगी 9/2। जिन बच्चों की ये आंसर सही है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए आ जाओ यहाँ पे, इन द गिवन फिगर बिलो AD बाय AE, AD अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन BD, ओके, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल BA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। थेल्स थ्योरम का थोड़ा सा यूज करना है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान ही रहे हो थेल्स थ्योरम क्या है, ABC, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल टू BC है, अगर हम इसे D और E मान लें, तो एग्जैक्टली बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये तो आप जान ही रहे हो, है ना। तो एग्जैक्टली यही यूज भी करना है। यहाँ पे देखो कैसे करोगे अप्रोच करने का तरीका क्या हुआ। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, देखो मैं जो मार्क कर रहा हूं उसे देखना, ये जो ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल में अगर आप देखो, ठीक है, ये CD है, ठीक है, और ये BE है, ये दोनों तो पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, तो आप लिखोगे सर AE अपॉन ED जो होगा वो इक्वल्स होगा AB अपॉन BC का, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। ये तो आप जानते हो, ये आपका गिवन भी है, क्लियर, ये आपका गिवन भी है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू AB अपॉन BC। बट यहां पे ये होता है, लेकिन दिया हुआ क्या है, ये टर्म AD बाई AE कुछ है ही नहीं यार, यहाँ पे बिल्कुल अलग सा दिख रहा है तो क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं तो एंगल A के सामने का साइड क्या है, BE, मैंने लिख दिया BE। अब एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल्स, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड्स BE और एंगल 2 का अपोजिट साइड्स BE, है ना। तो भाई यहाँ पे BE इक्वल्स टू BE हो गया, है कि नहीं। तो फिर क्या करें, क्या करें। अच्छा एक चीज और देखो, आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो आप,
क्या कर सकते हो, हाँ एंगल वन का जो अपोजिट साइड है वो बीई तो है ही, लेकिन बीडी भी तो है ना। ये एंगल वन का अपोजिट साइड से अगर देखें तो ये बीडी भी तो है, तो इसे बीडी लिखो आप, तब कुछ बातें क्लियर आएंगी। बीडी इक्वल्स टू एंगल टू के सामने जो है वो साइड्स वो कितना है, एंगल टू के सामने ए बी है, तो लिख दो ए बी। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर वन, बीडी इक्वल्स टू ए बी। यानी ये जो बीडी है यही ए बी के बराबर है। अब तो हो गया यार, अब तो बचा ही नहीं कुछ। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ए डी बाई ए ई। देखो अच्छे से, ए डी बाई ए ई इक्वल्स टू ए सी बाय बी डी लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो ए डी अपॉन ए ई, चलो रहने दो इसे जैसे है वैसे है, इक्वल्स टू ए सी को ए सी रहने दो। बी डी को आप क्या लिखोगे, बी डी को ए बी लिखोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे बी डी ए बी के बराबर है, आप इसे लिख दिए। तो अब इससे आपको क्या पता चलता है, ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ये तो थेल्स थ्योरम का यूज करके आपने देख लिया। और इसमें दोनों एंगल जो है एंगल ए का इक्वल है कि नहीं है। एंगल बी जो है वो किसका इक्वल होगा, ये वाली जो एंगल है वो किसका इक्वल होगा, जब पैरेलल है तो एंगल सी का इक्वल हो जाएगा। और एंगल ई ये वाली एंगल डी का भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए बी ई जो है ट्रायंगल वो सिमिलर होगा किसका, ए सी डी का। बस क्लियर, यही प्रूव करना था आपको। चलिए नेक्स्ट 23, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड ए क्यू बी। ए क्यू बी ये वाली एंगल आपको फाइंड करना है। पी एंड पी बी टेंजेंट्स हैं और ए पी बी जो है वो 75 डिग्री है। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, डू इट फास्ट। बहुत इजी है, एक मैं यहां पे थ्योरम लिख रहा हूं जो आप जानते होंगे। एंगल्स एट, आप लोग करते जाओ, सॉल्व करो। एंगल्स एट रिमेनिंग पार्ट, मैं बता चुका हूं ये थ्योरम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज half the angle subtended by the arc of at the center level। ठीक है, मतलब ये कहां से आता है, ये वाली चीज तो आप जानते होगे ना थ्योरम से, बिल्कुल इस तरह से कि अगर ये एंगल ए है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो जस्ट इसका डबल होता है, अगर आपकी ये ट्रायंगल ए बी सी है तो। एंगल्स एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट को टच कर रहा है और उसका जो एंगल होता है वो जस्ट हाफ होता है किसका, जो सेंटर पे एंगल बनता है। ठीक है, वही एंगल्स एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। अगर ये 2a है तो ये a हो जाएगा। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज करो। अच्छा, पी ए ओ एंड बी, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखें तो अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो तो 180 डिग्री होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, होगा कि नहीं होगा 180 डिग्री। तो ये जब 75 हो तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर। अब इस फिगर को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दो 90 डिग्री से, तो ये फिगर बिल्कुल ऐसे बन जाएगा और ये वाली पोर्शंस कितनी है 105 डिग्री है। तो भाई ये जब 105 है तो ये कितना हो जाएगा 105 का हाफ, यानी कि कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री। और ये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा एंगल ए क्यू बी। यही तो पूछ रहा था। क्लियर है। पहले ये आपकी जो ए पी बी ओ बनी फिगर, ठीक है, ये अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री हो जाएंगे, ये 75 तो 105। अब इस पे हम लोग ये यूज कर देंगे एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये 105 तो इसका हाफ हो गया। क्लियर। चलिए फास्ट,
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 cm. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM. चलिए फटाफट, एरिया बताना है, कितने एरिया होंगे, कितने परफॉर्म होंगे यहाँ पे. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, इन 60 डिग्री द टीप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 मिनट लिखो, 60 डिग्री. इन 60 मिनट कंप्लीट, अगर 60 मिनट में मिनट हैंड जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करता है? 360 डिग्री. तो 1 मिनट में जो आपकी मिनट हैंड है वो कितने डिग्री की एंगल प्रोड्यूस करेगी? 360/60. दैट मीन्स 6 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करेगा. ये तो क्लियर है. अब यहां पे 7:05 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? 7:40 PM तक गया. तो कितने मिनट्स हुए? 35 मिनट. ठीक है ना. तो 1 मिनट में 6 डिग्री की एंगल प्रोड्यूस कर रही है. दैट मीन्स 35 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 35 इंटू 6, 210 डिग्री बनेगा. देखो, 1 मिनट हैंड है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल ऐसे बना रहा है, तो 60 डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा? वो 360 डिग्री. तो 1 मिनट में, जब 60 मिनट में 360 बन रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना. सिमिलरली 35 मिनट्स में 210 डिग्री बन गया. अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो. क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू πr². यही होता है ना. थीटा कितना है? 210/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? हाँ, रेडियस तो दिया हुआ है नहीं यार. अच्छा हाँ, रेडियस तो वही होगा ना. क्या बात करते हो. जब ये मिनट हैंड जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ईच एंड एवरी केस तो वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा ना. तो रेडियस कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 6. इसे सॉल्व कर दो, बस इसे सॉल्व कर देना, आपकी आंसर आ जाएगी. जितना भी आ जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है, ये एरिया. क्लियर. 210/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, जितना भी आया आपके आंसर. चलिए, इसी 24 का या तो वो वाली क्वेश्चंस डील कर सकते थे या तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर each with vertices ABC and D of quadrilaterals ABCD as centers. Find the area of shaded region. ये सारे की एरिया आपको बतानी है. सोचो, आपके लिए वो वाली क्वेश्चंस डील करना सही होगा या ये वाली. बट अगर आप दोनों क्वेश्चंस डील कर रहे हो दैट मीन्स यू आर परफेक्ट. वो तो क्लियर था, इसमें कुछ था नहीं. 60 मिनट्स में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 35 मिनट में 210 डिग्री, एरिया निकाल दिए, रेडियस तो 6 हुआ. क्लियर, इजी था वो. लेकिन इसमें ये साइडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है. मान लो कि यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे θ1 एंगल बन रहा है, यहाँ पे θ2 एंगल बन रहा है, यहाँ पे θ3 एंगल बन रहा है और यहाँ पे θ4 एंगल बन रहा है ना. तो भाई एक काम तो आप जानते होगे सर, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 जो होगा, क्वाड्रिलेटरल्स के टोटल एंगल्स कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री. ये तो जान ही रहे हो. अब इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? एरिया ही निकालना है. तो इस सेक्टर का एरिया कितना होता है? θ1/360 इंटू πr² होगा. यहां पे इसके लिए देखें तो θ2/360 इंटू πr². अगर इसके लिए देखें तो θ3/360 इंटू πr². अगर इसके लिए देखें तो θ4/360 इंटू πr². बट यहाँ पे बोल रहा है कि सबको ऐड करना है, सारे रीजन का जो है ना वो सबको ऐड करके बताना है. तो πr² अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4. ठीक है, πr²/360 को कॉमन करो तो ये हो जाएगा. और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे? 360. तो 360 कैंसिल, तो बचा क्या? πr². तो πr² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना. 7 इंटू 7, ये से ये खत्म.
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके आंसर, ये भी सही है। या तो उसे करो या तो इसे करो। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है कि ऑल सम्स, जो एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। एक सेक्टर का एरिया जो हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सारे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 का सम 360 हुआ। 360 कैंसिल हो गया तो बस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये भी सही था। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था यार, कर सकते थे। चलो ट्रिगोनोमेट्री पे आ जाओ 25 का। या तो ऊपर वाला पार्ट करो या तो नीचे वाला पार्ट करो, कोई कोई भी एक करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर इसमें देखें तो ये तो बहुत सिंपल है यार कि साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। कितने डिग्री पे 1 होता है, साइन 90 डिग्री पे। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो ए प्लस बी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है। यहां से अगर कॉस में देखें तो कॉस ए माइनस बी जो हो जाएगा वो √3/2। कॉस कितने डिग्री पे √3/2 होता है, 30 डिग्री पे। तो कॉस 30 डिग्री। तो यहां से ए माइनस बी कितना हो गया ऑन कंपेयरिंग 30 डिग्री। भाई ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अगर दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और जब a 60 डिग्री आया तो b कितना होगा, 30 डिग्री। देखो यहाँ पे a ग्रेटर देन b भी हो गया। यही आपकी आंसर हो गई। इजीएस्ट मेथड। क्लियर है ना। नीचे वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्यूट एंगल बताना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू दिस। इजी है। या तो बहुत सारे बच्चे रेशनलाइज कर देंगे, या मैं अगर देखूं तो ये जो वैल्यू है ना, ये √3 आ रहा है, tan का पार्ट होता है, tan थीटा, tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो इसे tan में अगर कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाई cos थीटा थ्रू आउट। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यही होगा ना। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। 1 1 1 1 tan थीटा √3 तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर। तो थीटा कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। हो गया, ये भी क्लियर, दोनों एक ही साथ क्लियर हो गया। कंप्लीट। चलो कंप्लीट है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रही आपके स्क्रीन पे, और ये मैं बता चुका हूं, सो ये मैं नहीं बताने वाला हूं। √3 अगर इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है 5 प्लस रूट और 2√3 इज इरेशनल। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, इसे आप एक बार बना लेना। क्योंकि लेट सपोज अगर मैं इसी को रेशनल नंबर मानूं तो वहां से हम लोग अजम्पशंस रॉन्ग आ जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। ये हो चुका है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए 27। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल्स इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज अगर मैथ की समझ गए तो आपकी बल्ले बल्ले है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, अगर वो समझ गए तो आपकी क्वेश्चंस का 50% पार्ट तो डन है। बोल रहा है कि जो जीरोज है ना, लेट सपोज इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो बोल रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसका जो जीरोज है इससे डबल है तो इसका रूट्स क्या होगा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बस गेम ओवर, पी एंड क्यू निकालना है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a होता है ना, -b/a। और ये वैल्यू हो जाएगा 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a यानी कि -3/2। ठीक है। चलो यहां से अब कर दो 2 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यही हो जाएगा ना। और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a यानी कि -p। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आया, 5/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, -p। 2 2 कैंसल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब यहां से देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, तो 2 इंटू अल्फा बीटा यही होगा ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, c/a यानी कि q। तो 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, -3/2 इक्वल्स टू q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -3। हो गया, p -5 एंड q -3। जिन बच्चों की आई है वो करेक्ट है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सम ऑफ रूट्स तो सही था लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा ना, तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा ना यहाँ पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा तो 4 अल्फा बीटा, तो ये 4 हो जाएगा। और जैसे ही ये 4 हो जाएगा तो ये
-6 हो जाएगा। ये माइनर मिस्टेक कभी मत करना। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 एंड q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। ठीक है, बस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा जो हो जाएगा वो आपकी 4 अल्फा बीटा हो गई। ठीक है, चलिए 28। अब थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. एंड आई थिंक ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। मान लो कि एक्चुअल स्पीड जो है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसे करो, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट सपोज आपकी x किलोमीटर पर आवर है, और एक्चुअल टाइम जो है, एक्चुअल टाइम उसे आप मान लो y आवर्स। तो s इक्वल्स टू क्या होता है vt, यानी कि स्पीड जो हो जाएगा वो डिस्टेंस इंटू टाइम होगा, है ना। तो यहां से डिस्टेंस अगर निकालें v तो क्या हो जाएगा s इंटू, एक सेकेंड, s इक्वल्स टू वी टी। तो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। हाँ, तो उसे क्या करना है यार, उसे तो कुछ करना ही नहीं, हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x y किलोमीटर, यही होगा। क्लियर, ट्रेन की स्पीड को x मानते हैं, टाइम को y मानते हैं, तो डिस्टेंस x y किलोमीटर। अब देखो, इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर क्या है बढ़ जाए, इट वुड हैव 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, मतलब टाइम जो है वो क्या हो जाता है y-4 हो जाएगा। जैसे ही ये आया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस 6 इंटू y-4, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा xy रहेगा, तो xy इक्वल्स टू x प्लस 6 इंटू y-4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड की ओर मूव करो। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ये स्लो हो जाए तो x-6, टाइम जो है वो 6 आवर बढ़ गया तो y प्लस 6, डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो गया सेकंड। अब आपका काम रहा, ये दो इक्वेशंस हैं, यहां से आप डील करो, कर सकते हो। x और y की वैल्यू निकाल दो। अगर x की वैल्यू निकाल दी है, y की वैल्यू निकाल दी है, पूछ क्या रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ ऑफ द जर्नी क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे। इसी का और पार्ट है, या तो वो करो या तो फिर ये करो। Anuj had some chocolates and he divided them into two lots A and B. He sold the first lot at the rate of Rs2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of Rs1 per chocolate and got a total Rs400. If he had sold the first lot at the rate of Rs1 per chocolate and the second lot at the rate of Rs4 for 5 chocolates, his total collection would have been this. Find the total number of chocolates. Easy है, लैंग्वेज सिर्फ है। बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, लेकिन करना नहीं है। देखो मैं कैसे बनाऊंगा। ये अनुज भाई साहब रहे, इनके पास चॉकलेट्स जो है ना, और उन चॉकलेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ए है और एक बी है। कोई दिक्कत? तो लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए है एक्स मान लेते हैं, और बी के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसे वाई मान लेते हैं। क्लियर, मतलब कि आप यहां से यहां तक बना लिए। 2 लॉट्स ए एंड बी है। अब देखो, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, ये फर्स्ट लॉट है, ये फर्स्ट लॉट है, और ये सेकेंड लॉट है। बोल ये रहा है कि रेट ऑफ 2 for 3 चॉकलेट्स, मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ 3 for पर चॉकलेट मतलब क्या हुआ, 3 चॉकलेट 2 रुपीज में क्या कर रहा है, वो सोल्ड कर रहा है। तो 1 चॉकलेट कितने रुपए में सोल्ड करेगा, 2/3 रुपीज में सोल्ड करेगा, यही है ना। तो 2/3 इंटू एक्स,
ठीक है, एक्स चॉकलेट है उसके पास, एंड सेकेंड लोट एट द रेट 1 पर चॉकलेट। हाँ, सेकेंड को 1 ही रुपए के हिसाब से बेचता है तो ये वाई ही रहेगा। इक्वल्स टू टोटल इनकम कितना हुआ 400। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए सेकंड पे। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लोट एट द रेट RS 1 पर चॉकलेट, मतलब फर्स्ट को 1 ही रुपए के हिसाब से बेच रहा है, प्लस सेकेंड लोट एट द रेट ऑफ RS 4 फॉर 5 चॉकलेट्स। इसका मतलब 5 चॉकलेट्स को 4 रुपीज में सोल्ड कर रहा है, तो 1 चॉकलेट्स को कितने रुपीज में सोल्ड करेगा 4/5 रुपीज में। तो ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू वाई, एंड दिस विल बी 460। एक इक्वेशन वो और एक इक्वेशन ये दो इक्वेशंस आ गए। एंड आई नो वेरी वेल कि आप इन दोनों को कैसे टैकल करोगे, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, जो भी पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर? तो या इधर वो या तो ये, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए। और एक चीज और, जो बच्चे इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, हेलो, जो इसे सॉल्व कर रहे हो ना, आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना कि हाँ सर इसके आंसर ये आ गई। बस मैं आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे सॉल्व करना है। चलिए 29, प्रूव दैट द फॉलोइंग दिस इक्वल्स टू दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा पोर्शन है, करो। कैसे करोगे इसे डील? सेक थीटा कॉसेक थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कि यहाँ पे माजरा है टेन को चेंज ही करना पड़ेगा। एक काम करो ना, टेन को चेंज कर दो साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा में, और 1 प्लस इसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। जब कुछ ना समझ में आए तो इतना तो जरूर कर सकते हो। और इसे लिख देना कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा। नीचे अगर एलसीएम ले हम लोग तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1। ठीक है, प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और ये नीचे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। चलो कुछ तो मिलना चाहिए। अब ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और ये हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। ये तो मिलेगा क्या? कुछ मिलना चाहिए, चलो देखते हैं। इसके बाद रुक मत जाना। एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ना 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 ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे बोल सकते हो? कॉस क्यू थीटा और कॉस, वेट वेट वेट, अब मुझे फिर से देखने दो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1/साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यू थीटा बाई कॉस क्यू थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पे तो साइन कॉस 5 थीटा हो गया और साइन 5 थीटा हो गया। बड़ा मुश्किल है यार यहाँ पे। हम्म, क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो, साइन क्यू कॉस क्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओहो, क्या मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं। वाह, आप भी बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप, पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया यार यहाँ पे। तभी कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आंसर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हो जाते हैं, बट आप ऐसे मिस्टेक मत करना। देखो मैंने गड़बड़ किया था,
यहाँ पे अगर देखें तो साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा तो होगा ही, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 हो जाएगा ना, और मैं उसे डिनोमिनेटर में रख रहा था, वो गलत कर रहा था, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो जैसे ही ये टर्म आ गया तो ये हो जाएगा ऊपर में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, और माइनस में आपको लिखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। भाई ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही तो था यहाँ पे, देखो एक छोटी सी मिस्टेक प्रॉब्लम कर रही थी यहाँ पे। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो फटाफट 30 नंबर कर दें, डू इट फास्ट। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, इसे कैसे टैकल करोगे, मतलब कि ये इस तरह से है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, और पैरेललोग्राम के अंदर में सर्कल है ऐसे। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, फिगर बना दो, पहले फिगर बना दिए तो आपका काम आधा हो जाएगा। और जो टचिंग पॉइंट है उसका भी कुछ नाम दे दो यार, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये एस हो गया। बोला प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये आपकी रोम्बस है, ये जो एबीसीडी है वो रोम्बस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, याद करो, जब सर्कल है कोई भी आउटर पोर्शन से जो डिस्टेंस होते हैं ना, जो टच करता है, टेंजेंट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल्स होते हैं। मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि सर ए पी इक्वल्स टू ए एस। यहां से अगर देखें तो ए पी डिस्टेंस जो होगा वो ए एस का बराबर होगा। चलो ठीक है, बीपी किसका बराबर होगा, बीपी बी क्यू का बराबर होगा। आगे बढ़ो, सी आर डिस्टेंस किसका बराबर होगा, सी क्यू का होगा, और डी आर डिस्टेंस किसका होगा, डी एस का। ये तो आप आराम से लिख सकते हो टेंजेंट रूल से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबको ऐड कर दो आप। तो सबको अगर ऐड करोगे तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस नहीं, ए एस के साथ हम डी एस को ऐड करते हैं, ए एस के साथ हम डी एस को ऐड करते हैं, और प्लस बी क्यू के साथ सी क्यू को ऐड करते हैं। तो ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, देखो ए पी प्लस पी बी ए बी हो जाएगा, और प्लस सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, सी आर प्लस डी आर सी डी हो जाएगा, इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस ए डी हो जाएगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हो इतना, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल है, पैरेललोग्राम है ना तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, यानी कि आप लिख सकते हो सर सी डी इक्वल्स टू ए बी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये तो आप लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी जो है इसे आप क्या लिख रहे हो, सी डी लिख रहे हो, तो यहाँ पे ए बी को सी डी लिख दो, तो सी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, 2CD इक्वल्स टू, या एक काम और करो, सी डी में क्यों कर रहे हो, रहने दो। एडी जो है, एडी को आप बीसी लिख रहे हो तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2BC। तो 2CD इक्वल्स टू 2BC, यानी कि CD BC के बराबर हो गया, तो CD जो है वो BC के बराबर हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल्स हो गए ना, और ये दोनों भी आपस में इक्वल्स हैं, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अरे यार ये तो चारों का चारों इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। वही तो बोल रहा था, रोम्बस होंगे। ठीक है, चलिए 31 फटाफट। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। जब भी टू टॉस्ड हो कॉइन
तो आप डायरेक्ट लिख लो कि जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, एट मोस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड या तो दोनों हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। और एन एस जो हो जाएगा वो तो टोटल तो 4 हो जाएगा, एन ई कम से कम एक या तो दोनों हेड, कम से कम एक ये हो जाएगा, कम से कम एक ये हो जाएगा, या तो दोनों। तो कितने हुए, 3 हुए, तो 3/4 इज योर आंसर। अगर सेकंड में देखें तो एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक टेल या तो एक भी नहीं, तो कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस। देखो अच्छे से, एन एस तो 4 ही रहेगा, ये तो 4 ही रहेगा। एनी ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल या तो एक भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक टेल ये या तो ये, या तो एक भी नहीं या तो ये, यही 3/4 ये भी हो जाएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, अ हेड एंड अ टेल। अब बताओ हेड एंड टेल कब आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, डू योर सेल्फ, डू एज योर सेल्फ और मुझे बताने इसके आंसर। टू फिल अ स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर यूज्ड। If the pipe is larger diameter used for 4 hours and the pipe of a smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of a smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. NCERT का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। तो मैं वेट करूंगा इसके आंसर्स का, कितने बच्चे इसके आंसर्स करेक्ट करते हैं। चलो एक छोटा सा हिंट्स दे दे रहा हूं कि कैसे करोगे। मान लो कि लार्जर पाइप है, कैसे करना वो देखना। लार्जर पाइप जो है ना वो अकेले उस टैंक को एक्स आवर्स में फिल करता है, तो जो आपका स्मॉलर टैंक है वो कितने आवर में फिल करेगा, स्मॉलर पाइप 10 घंटा ज्यादा ले रहा है, देखो ना 10 आवर्स मोर, तो ये कितना ले लेगा x + 10। अब वाटर फील्ड इन 4 आवर्स, यहाँ पे 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो 4 आवर्स में वाटर फील्ड कितना हो जाएगा 4/x। और यहाँ पे स्मॉलर द्वारा कितने, स्मॉलर वन 9 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखें तो स्मॉलर वन कितना हो जाएगा 9 घंटे में, ये कितना ले रहा है x + 10, और यही डिस्टेंस कितना हुआ, हाफ हो जाएगा, हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट का एक ही है, इसे ही सॉल्व कर दो आप, क्वाड्रेटिक बनेगा। इसे सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगा, आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे, निगेटिव वाला तो कभी लिया नहीं जाएगा, जो पॉजिटिव आएगा वो आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना अपने तरीके से। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय।